होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो इस वीडियो में एथर एनर्जी के जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आए हैं, इनका पूरा FY 26 कैसा रहा है, जो पूरी आपकी ईवी इंडस्ट्री है वो कैसे चल रही है, उसमें किस तरह के ट्रांजिशन होने वाले हैं, अपकमिंग ईयर कैसे लगता आता हुआ दिख रहा है आपको, पेनिट्रेशन ट्रेंड कैसे है मार्केट में, क्या प्लेट्यू बन गया है, चीजें ग्रोथ ले रही है कि नहीं ले रही है, उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे और फाइनली जो एथर की पूरी प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एथर को डिटेल में पिछले 2 या 3 क्वार्टरों से काफी अच्छे से उसकी नीटी ग्रिटी को पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उसके उसके लिंक्स मैं डाल दूंगा या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। यहाँ पे इस बिजनेस में अब यहाँ से क्वार्टर फोर के अंदर चीजें क्या चल रही हैं उसको डिस्कस करते हैं। सो देखिए, अगर आप एथर एनर्जी को देखते हो तो करता है कि आपका इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाता है। अब एथर एनर्जी की बिजनेस जो है ना, आप इसको एक पूरा एक केस स्टडी की तरह देखिए कि कैसे एक बिजनेस आपका R&D फोकस्ड बिजनेस है, एक नया प्रोडक्ट लेके आता है और मार्केट में जो उसकी एक्सेप्टेंस है प्रोडक्ट की वो कैसे बढ़ती है और उसका मार्केट शेयर वो लोग कैसे कमांड कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, उसमें वो लोग इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई हेडविंड्स आ रहे हैं, उसको एक बिजनेस जो है कैसे टैकल कर रहा है, उन सभी चीजों को आपको काफी अच्छा एग्जाम्पल एथर एनर्जी के अंदर दिखता हो, मतलब पूरा आपको होता हुआ दिखेगा। तो चलिए बात करते हैं। अब एथर एनर्जी जो बिजनेस है ना, ओवर द क्वार्टर आप देखोगे जब से इनका आईपीओ आया, आई थिंक 1 साल से ऊपर इनका आईपीओ आए हुए हो गया है। साउथ इंडियन बेस्ड प्लेयर है। साउथ इंडिया में इनका मार्केट शेयर लगभग लगभग मान लीजिए 23% का इनका मार्केट शेयर है। वहां से जैसे कल्याण ज्वेलर्स हो गया, V2 रिटेल हो गया, ये सभी कंपनियां एक छोटे जगह से स्टार्ट करते हैं और उससे पूरा पैन इंडिया प्लेयर बनने की कोशिश करते हैं। तो जो आपका एथर एनर्जी है ये भी कुछ उसी तरह से आगे बढ़ा है। साउथ इंडिया प्लेयर थे, ये लोग अपने पूरे इंडिया की जो ज्योग्राफी है ना उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सदर्न इंडिया, मिडिल इंडिया और जो रेस्ट ऑफ इंडिया है जहाँ पे आपकी नॉर्दर्न इंडिया आती है। सदर्न इंडिया में इन्होंने इनके जो 450 मॉडल है और जो रिट्जा मॉडल है उसको लॉन्च किया था। 450 मॉडल जो है वो मान लीजिए एकदम प्रीमियम पे आता है। फिर आपका जो रिट्जा मॉडल है वो उससे थोड़ा कम प्रीमियम होता है। तो इन लोग साउथ इंडिया में एक्सपांड कर चुके थे, वहां पे मार्केट शेयर इनका डोमिनेटेड था काफी। ये लोग मिडिल इंडिया में आए और पिछले कुछ क्वार्टर से आप देखोगे ना, जो इनका 2 या 3 क्वार्टर पहले हुआ है, इनका गाइडेंस था कि FY 26 में लगभग 700 पूरे स्टोर ये लोग खोलने की बात करते हैं अक्रॉस द नेशन। अब इसमें से मान लीजिए 70-80% जो भी स्टोर खोले गए हैं इनके पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर, और इस क्वार्टर के अंदर तो इन्होंने पूरे अपने स्टोर्स को खोल लिया है। तो अगर आप उन स्टोर्स को देखोगे ना, तो जो इनका एक लार्ज चंक ऑफ जो स्टोर्स खोला गया है वो आपका मिडिल इंडिया में खुला है। मिडिल इंडिया कहाँ पे होता है आपका, आप ये समझ लीजिए महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, फिर आपकी मध्य प्रदेश हो गई, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी ज्योग्राफीज में खोला गया है। अब देखिए क्या होता है ना, आप सपोज कीजिए आप एक कंपनी हो, जो कंपनी से तुषार मेहता जी इस कंपनी को चलाते हैं, तो आपके पास एक ये देखिए पूरा एक टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, मतलब उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है। अब दो चीज है, ये एक तो ये है कि आपका प्रोडक्ट उस मार्केट को मीट करता हुआ होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए मार्केट में। दूसरी चीज ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है अफोर्डेबल दाम, मतलब सही रेट पे आना चाहिए और सभी चीजों में हर जो मतलब उस जो कस्टमर है उस तक वो सही टाइम पे पहुंच सके। तो एथर एनर्जी ने वही देखा। इनका जो पूरा आप देखते हो ना, जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का जो तरीका है, इनका तरीका ही यही होता है। ये लोग क्या करते हैं, जाते हैं पहले ये देखते हैं कि क्या इनके प्रोडक्ट के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में एक टाइम अवेलेबल है कि नहीं है। देखा कि वहां पे टाइम अवेलेबल है, अब जाते हैं वहां पे अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अगर उस प्रोडक्ट की सक्सेस दिखती है, अब उसको फिर वो लोग फटाफट स्केल कर देंगे। तो इसी मॉडल को इन्होंने पूरा अडॉप्ट किया है मिडिल इंडिया में। अब अगर आप इसी कंटेक्स्ट में देखोगे ना, मिडिल इंडिया में जो इनका पूरा मार्केट शेयर रहा है पिछले 1 साल के अंदर, लगभग 4 या मतलब सिंगल डिजिट में इनका मार्केट शेयर था। वहां से बढ़ा के बाय द एंड ऑफ FY 26 इनका जो मार्केट शेयर लगभग 17-18% पे पहुंच गया है। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू सी कि 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने जो पूरा मिडिल इंडिया है वहां पे लगभग अपने मार्केट शेयर को 4x पे एक्सपांड किया है। इन्होंने ये देखा कि मान लीजिए इनका मध्य प्रदेश में इनकी जो रिट्जा मॉडल है उसका डिमांड काफी अच्छा है। तो इन्होंने क्या किया, एक लीप ऑफ फेथ लिया, मान लीजिए गुजरात में, महाराष्ट्र में और आपका ये उड़ीसा में, वहां पे देखा और अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और ये लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे इनकी प्रोडक्ट की ब्रांड इक्विटी बनती है, मतलब क्या है, आप देखते हो ना, एक छोटा ब्रांड स्टार्ट करता है, उसकी जो ब्रांड की जो पूरी एक्सेप्टेंस है इन द मार्केट वो बढ़ रही है। तो इन्होंने ये देखा कि इनकी जो प्रोडक्ट है काफी कस्टमर उसको पसंद करते हैं। पसंद क्यों करते हैं, बहुत सारे कारण है। ये लोग अपने प्रोडक्ट्स में देखिए ना, इसी कंटेक्स्ट में आप एक और चीज जोड़ोगे ना, तो जो ये लोग मान लीजिए जो वैल्यू एडेड सर्विसेज होते हैं, जैसे आपका वो होता है ना एथर स्टैक 7 हो गया, या फिर जो फ्रंक्स हो गए, जो आपकी एक्सेसरीज वगैरह होगी, स्किड नहीं करे उसकी जो फैसिलिटी ये लोग देते हैं, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, उस तरह के प्रोडक्ट्स को ये लोग अपने पूरे पूरे अपने सर्विस मतलब अपने जो कस्टमर है उनको ये सारे प्रोडक्ट अपने एथर स्टैक से देते हैं। अभी जो एथर स्टैक है एक तरह से मान लीजिए इनका एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो गया ना। तो अगर आप ये देखेंगे कि जो कंपनी है, आप ये देखते हो ना, आप एक नई ज्योग्राफी में जाते हो, तो वहां पे जो आपका कंज्यूमर है वो कितना प्राइस कॉन्शियस है उस पर भी डिपेंड करेगा कि ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स है उसको लेगा कि नहीं लेगा, उस चीज पे काफी डिपेंड करता है। तो कंपनी ने यही देखा कि जो इनका मिडिल रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब मिडिल इंडिया वाला जो मार्केट है, वहां पे जो ये लोग नए स्टोर खोलते हैं, तो वहां पे जो एथर स्टैक की बेसिकली एडॉप्शन होती है ना, वो मान लीजिए 40-50% पे होता है। और इनके जो खुद की इनकी असेसमेंट थी उससे मच बेटर वहां पे परफॉर्मेंस आया है। कहने का मतलब क्या है, जो इनके नए स्टोर है वहां पे मान लीजिए धीरे धीरे वो उनका नेट जो आपका एथर स्टैक का एडॉप्शन है
वो अभी आप देखोगे ना इस क्वार्टर के एंड में लगभग 93% पे आया है। कहने का मतलब क्या है, वो ऑलरेडी 90% के ऊपर चल रहा था, वहां से भी फर्दर स्कोप मतलब फर्दर इंक्रीज के उतने स्कोप नहीं थे, बट कंपनी ने उसको ही बीट किया और लगभग 93% पे अपना पूरा देखेंगे तो एथर स्टैक को कंप्लीट किया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के एंड में। अब देखिए यहाँ से इस कंपनी की फ्यूचर में स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो कंपनी क्या चाहता है ना, आप देखते हो पूरा एक R&D फोकस्ड कंपनी है, और अभी आप देखिए जो एथर करना चाहता है अभी आने वाले समय में क्या करेगा ये लोग, एक अभी उस चीज को समझाने से पहले आप इनका पूरा टाइम समझने का कोशिश कीजिए। तो आपने एक पूरा कंसर्न देखा होगा पिछले कुछ क्वार्टरों में, जैसे पूरी इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स आती है, वहां पे एक ये चीज रहता है कि जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट है ना, वो एक तरह से प्लेट्यू कर गया है या फिर डिक्लाइन हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, मार्केट पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। तो लगभग 7 या 8% अगर पूरी आप टू व्हीलर इंडस्ट्री देखोगे ना, तो वहां पे मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स थी, उसका मार्केट शेयर वहां पे आके अटक गया था। कहने का मतलब क्या, उसको और बीट करके जो मास अडॉप्टर्स होते हैं उस जगह में वो लोग जा नहीं पा रहा था। इन सभी पॉइंट्स को आप मेरे प्रीवियस वीडियो में और अच्छे से समझ सकते हो। तो क्या हुआ ना, अब इसमें मैनेजमेंट जो है काफी अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन करता है। बिकॉज आप ये देखिए ना, जो आप टॉप के प्लेयर्स है, जैसे आप मान लीजिए बजाज बजाज ऑटो हो गया, फिर आपकी जो हीरो मोटर कॉर्प हो गई, या फिर जो एथर एनर्जी है, आप कंटिन्यूसली देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर्स में ये लोगों का नंबर जो है ना, ईयर ऑन ईयर देखिए या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, स्पेशली जो आपके जीएसटी कट वगैरह जो हुए हैं उसके बाद से तो और भी तेजी से एक ह्यूज वे में इनका मान लीजिए प्रोडक्ट पूरा सेल हुआ है। तो कोई तो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है ना। और आपने ये देखा कि ओला के केस में पूरा मार्केट शेयर उनका डिक्लाइन हो रहा था। तो कहने का मतलब क्या, आप इसको समझना है आप तो पहले पूरे मार्केट को आप डिवाइड कीजिए। मान लीजिए मास मार्केट में डिवाइड कीजिए, फिर आपकी जो होती है ना मास प्रीमियम मार्केट में डिवाइड कीजिए, फिर एक प्रीमियम मार्केट में डिवाइड कीजिए। तो क्या हुआ ना, जो सब 1 लाख सेगमेंट की गाड़ियां थी वहां पे आपने ये देखा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए। बिकॉज क्या होता है, आप देखिए जितने भी प्लेयर्स हैं इंडिया में, मोस्टली जिनके भी जो वेरियंट्स है मतलब व्हीकल्स वगैरह के, वो आपके मास मार्केट की तरफ काफी ज्यादा है। तो वहां पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन वगैरह हो गया। प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह से थी वो पूरी मतलब सही से डिटरमाइन नहीं हो पा रही थी। आपने ओला के केस में दिया है कि देखा है कितनी सर्विस क्वालिटी में इश्यूज आ गए। तो उस वो जो रिप्रेजेंटेशन था ना, वो आपके सही रिप्रेजेंटेशन नहीं था मार्केट का। तो अगर आप देखोगे ना एथर, अब अगर हम लोग इसी चीज को कंपेयर करें एथर के केस में, तो आप ये देखिए जो एथर का जो एक प्रोडक्ट है मतलब इनका जो रिट्जा मॉडल है उसका कॉस्ट कितना आता है। अगर आप इनका बैलेंस शीट देखोगे, आई विल शो इट हियर ऑल्सो, तो आप वहां पे ये देखोगे इनकी जो व्हीकल है ना उसका कॉस्ट कितना है, लगभग 1,40,000 उसका पूरा कॉस्ट पड़ता है। तो क्या है ना, इनका जो व्हीकल है ऑलरेडी एक प्रीमियम सेगमेंट में काम करता है। अब अगर आप बाकी कंपनियों को देखोगे तो यू विल फाइंड कि प्रीमियम सेगमेंट में बाकी कंपनियों के उतने बेसिकली वेरिएंट्स है नहीं। तो क्या है, एथर को इस पर्टिकुलर एरिया में एक तो ये लोग पहले प्रीमियम में काम करते हैं, दूसरा ये कि यहाँ पे इनको जो इनका मतलब कॉम्पिटिशन है ना वो इनको कम फेस करना पड़ता है। तीसरी चीज क्या है, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस मार्केट में काफी ज्यादा है। तो एथर कंटिन्यूसली मार्केट से कैप्चर करा है। अब इसी को मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग तरीके से समझाता हूँ। तो देखिए अभी आपने ये देखा एथर का बाय द एंड ऑफ FY26 जो पूरा मार्केट शेयर है वो लगभग मान लीजिए 18% में मार्केट शेयर इन्होंने एंड किया है। आई थिंक 18.2% है। तो अभी देखिए पूरा 100 का अगर मैं पाई लेता हूँ तो आप ऑफकोर्स बजाज ऑटो और जो हीरो मोटर कॉर्प है वो आपकी 20-25% मार्केट में कमांड करता है। तो अभी मैंने ये बोला कि जो पूरी टाइम है वहां पे हर तरह के प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके मास मार्केट के भी आ रहे हैं और जो प्रीमियम मार्केट है उसके भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अब एथर काम करता है प्रीमियम में। तो देखिए अब आप ये तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो क्योंकि जो प्रीमियम होगा ना, प्रीमियम जो प्रोडक्ट है उसकी टाइम होगी वो कम होगी, बिकॉज जो एफ्लुएंट सेक्शन है मतलब जो उस इनकी जो रिचा मॉडल है उसको खरीदने वाली पॉपुलेशन कम होगी। तो despite being active in a lower pie of the whole TAM, they are capturing the market share on the consolidated basis। समझ में आया कहने का मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए ये लोग एक छोटे पाई के अंदर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये लोग ये ओवरऑल पाई का अगर आप नेट परसेंटेज देखोगे ना कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो ये लोग मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। अब देखिए यहीं पे जो बिजनेस की स्ट्रेटेजी है FY27 में वो आपको समझ में आएगा। तो अभी जो बिजनेस है ना क्या करना चाह रहा है, अगर आपने पहले के क्वार्टर्स की वीडियो में आप समझे होंगे तो या फिर अगर आपने ट्रैक किया है इस कंपनी को, तो यू विल फाइंड कि ये लोग काम कर रहे हैं अपने ईएल प्लेटफॉर्म पे। अब ईएल प्लेटफॉर्म क्या है, वो बेसिकली क्या है, प्लेटफॉर्म मान लीजिए मोर स्टर्डी है, उसकी व्हील्स वगैरह पे इन्होंने काफी काम किया है और बेटर जो एलॉयज वगैरह होते हैं उन सभी चीजों को यूज किया है। खास करके आप मान लीजिए जैसे एल्यूमिनियम है उसकी जगह पे इन्होंने स्टील को यूज किया है। उससे क्या है जो आपकी व्हीकल है मोर बेटर बन गई है। तो ये लोग अपने ईएल प्लेटफॉर्म को लेके आएंगे। आप इस ईएल प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे ये लोग अपने जो पूरा ये जो मास मार्केट हो गया ना, जो मतलब 1 लाख के आसपास गाड़ियां होंगी, 1,20,000 के आसपास गाड़ियां होंगी, यहाँ पे ये लोग अपने ईएल प्लेटफॉर्म के भैया एक नया व्हीकल लॉन्च करेंगे। तो उससे क्या होगा, ये लोग आप समझिए ना एक जो पूरा एक अनटैप्ड मार्केट है, मतलब अगर आप देखोगे ना तो लगभग 50% जो पूरा टाइम है वो आपका मास मार्केट से आता है। ये तो जनरल जनरल सी बात है ना। अगर आपने वो गॉसियन कर्व होता है जो बेल कर्व अगर आप देखते हो तो आप पाओगे कि जो बीच में जो चीजें होती है मतलब जो मास सेगमेंट हो गया वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल होंगे। आप कार इंडस्ट्री में देखिए उस तरह की चीजें होती है या फिर इन जनरल सभी इंडस्ट्री में होती है। तो इनका भी प्रोडक्ट मान लीजिए उस मास मार्केट में आया नहीं है। तो अभी जो आप इनका टाइम देखते हो ना वो सिर्फ आप प्रीमियम सेगमेंट में देखते हो। अब एक और चीज देखिए, आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। तो देखिए ऑफकोर्स आईफोन इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट। तो आप सोचिए कि एक अगर जो जनरल जनरल परसेप्शन है आईफोन के प्रोडक्ट की ऑलरेडी मार्केट में एक्सेप्टेंस है। अब सपोज कीजिए जैसे ये जो मैकबुक है बेसिकली
उस मैकबुक मतलब आईफोन वालों ने जो मैकबुक लॉन्च किया है एप्पल वालों ने, उन्होंने अपना एक एप्पल आई थिंक मैकबुक नियो लॉन्च किया है। कहने का मतलब क्या है, वो लोग अफोर्डेबल सेगमेंट की तरफ उस टाइम को कमांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ आप वैसे वैसे समझिए, तो आपके पास अगर ऑलरेडी ब्रांड इक्विटी डेवलप हो गई है, आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है, उसकी प्रेफरेंस है, अवेयरनेस है, इस चीजों को भी आप देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इस पूरे एथर एनर्जी के केस में कैसे लोग मार्केटिंग में अब धीरे धीरे काम करना स्टार्ट हुए हैं और अपनी जो पूरी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस हो गई, अवेयरनेस है और ब्रांड परसेप्शन है, इन सभी चीजों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आपकी जो ब्रांड इक्विटी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, उससे क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस हो जाती है। जैसे मैंने रिसेंटली अपने एक फ्रेंड से बात किया था कि उसको उतना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में पता नहीं है। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि भाई तुम बताओ कि तुमको कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनियों के बारे में नाम पता है, या फिर कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तुमको पता है कि मार्केट में अवेलेबल है। सबने दो के बारे में बोला, एक आपका ओला बिकॉज बहुत पहले से आता है, और दूसरा बाई नॉट ह्यूज सरप्राइज सबने एथर का नाम बोला। तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से कि भाई जो एथर का जो प्रोडक्ट है, जो आपकी मास मार्केट है, वहां पे इसके प्रोडक्ट के अभी सबको मालूम चल गया है। अल्टीमेटली मैं आपको पॉइंट क्या कहना चाहता हूँ कि जो ये एथर है आपका प्रीमियम मार्केट में, तो इन्होंने पूरा मार्केट से ऑलरेडी कमांड किया हुआ है। यहाँ से ये लोग मास मार्केट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर वहां पे आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस ऑलरेडी है, तो आपको जो वहां पे टैप करना है ना, उस एक नए टाइम को आप बहुत तेजी से एक्सपांड करोगे। तो इसीलिए जो आप इनकी पूरी जो टाइम को देखते हो ना, तो वो सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने अभी जो आधा टाइम है उसको ऑक्यूपाई किया ही नहीं है। और देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि आने वाले समय में वो लोग जब उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, जैसे तुषार मेहता जो है, वो भी यही कहते हैं कि दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर द ईएल प्लेटफॉर्म। अब ये ईएल प्लेटफॉर्म लॉन्च कब होगा, वो मान लीजिए आप क्वार्टर 3 के अंदर इनका पूरा लॉन्च होने वाला है। वो केपेक्स से रिलेटेड है, मैं अभी बात करता हूँ उसके बारे में। तो देखिए, तो जब आप इनका एआई प्लेटफॉर्म आएगा, तो वहां से इनका एक नया पूरा ग्रोथ ड्राइवर आएगा पूरे इस नए मार्केट को कैप्चर करने के लिए। अब इस एआई प्लेटफॉर्म को लाने की क्यों जरूरत है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था आपसे कि जब आप एक नई ज्योग्राफी में जाते हो ना, तो आपको उस ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेना पड़ता है। तभी तो आप उस पूरे जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको आप बेच पाओगे ना। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए वी टू रिटेल क्या है, आपकी जो फास्ट फैशन की तरफ काम करता है। रेमंड्स को देखिए, वो आपके प्रीमियम सेगमेंट की तरफ काम करता है ना। तो दोनों की कस्टमर सेगमेंट तो अलग अलग हो गया ना। अब एक कंपनी है, उस वो अगर मान लीजिए रेमंड है, वो चाहता है कि फास्ट फैशन में काम करूं, तो उसको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लेके आने पड़ेंगे ना। तो वैसा ही जो है रेस्ट ऑफ इंडिया, जो मतलब इन्होंने मिडिल जो इंडिया की मार्केट है, उसको तो ऑलरेडी काफी कैप्चर किया है, मतलब 4x एक्सपांड कर लिया है 1 साल के अंदर ही। साउथ इंडिया में तो ऑलरेडी इनका डोमिनेशन है। अब जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, वहां पे जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर में ऑल्दो इनका काफी अच्छा कमांड है, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो ये जो पूरा सेगमेंट हो गया ना, ये आपकी बहुत ही कॉस्ट कॉन्शियस पॉपुलेशन हो गई। तो वहां पे अगर उस मार्केट को टैप करना है, इनको उसको पेनिट्रेट करना है, तो वहां पे आपको ईएल प्लेटफॉर्म लेके आना पड़ेगा, जो कि एक सस्ता प्रोडक्ट होगा विद द टच ऑफ प्रीमियम ऑफ कोर्स। तो कंपनी की ये स्ट्रेटेजी है। अब देखिए, तो इसी से रिलेटेड है इस कंपनी का जो पूरा स्टोर ओपनिंग गाइडेंस है। तो देखिए, अभी FY 26 के अंदर इन्होंने लगभग 700 स्टोर खोल लिए हैं। अब आगे का क्या गाइडेंस है, तो कंपनी ने ऐसे कहा है, बेसिकली कंपनी ने ये कहा है कि हम लोग जिस रेट पे ग्रो करते आ रहे हैं उसी रेट पे ग्रो करेंगे। इन्होंने कुछ एक्चुअल गाइडेंस नहीं दिया है। अब देखिए, कंपनी ने ऐसा क्यों कहा है, जो इनकी अगर सोच पाओगे, तो कंपनी क्या है, कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है, आप देखोगे पिछले क्वार्टर से अगर आपने ट्रैक किया है, तो यू विल फाइंड कि कंपनी अपने स्टोर्स को तभी खोलती है जब इनका एक प्रोडक्ट आता है और उसके अकॉर्डिंग, मतलब आप वैसे समझ लीजिए ना, जैसे वी टू रिटेल है, वो अपने स्टोर्स को तभी खोलता है जब उनका सेम स्टोर से ग्रोथ आता है। तो कंपनी वैसे ही, जैसे ये लोग मान लीजिए क्वार्टर 3 के बाद ये लोग अपने ईएल प्लेटफॉर्म को लेके आएंगे, तो उसके पैरेलली ये लोग जो अपना पूरा मान लीजिए नए स्टोर है वहां पे खोलना स्टार्ट करेंगे। आपको अगर मैं और कुछ चीजें बताऊं इनके स्टोर्स वगैरह के बारे में, तो इनका स्टोर्स जो है ना, जिन आप देख रहे हो ब्रांड इक्विटी इसकी बढ़ते जा रही है। तो आपकी जो स्टोर्स को ब्रेक की बनाना, वो काफी तेजी से हो रहा है। एट द सेम टाइम जो वहां पे आपकी एथर स्टैक है, मतलब जो आपके एक्सेसरीज है ना, उनका जो एक्सेप्टेंस है वो भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये पूरा इनकी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या स्टोर ओपनिंग की गाइडेंस है, कैसे ये लोग यहाँ से आगे पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं पे चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ अब चार्जिंग स्टेशन वगैरह के बारे में, है ना। बिकॉज एक बहुत बड़ा कंसर्न कंसर्न क्या जेन्युइन कंसर्न है कि पूरे हमारे कंट्री में जो ग्रिड है, मतलब चार्जिंग इंफ्रा है, वो सही से डेवलप नहीं हुआ है। तो इसके बारे में कंपनी क्या कहता है, तो कंपनी अगर आप देखोगे ना, एथर के केस में लगभग मान लीजिए 7,000 या 6,000, एग्जैक्ट नंबर मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे। तो एथर के केस में लगभग 6,000 से ऊपर पूरे चार्जिंग इंफ्रा है इनकी पूरे कंट्री में। अब ये चार्जिंग इंफ्रा मेजरली कहाँ पे होंगे, ऑफकोर्स सदर्न इंडिया में ज्यादा होंगे, फिर आपकी रेस्ट ऑफ मतलब मिडिल इंडिया है, वहाँ पे काफी ज्यादा होंगे। तो अब देखिए, यहाँ पे क्या चीजें कैसे बदल रही है, तो कंपनी दो तरह से बातें करता हूँ। एक तो देखिए, कंपनी क्या करता है, एक एसेट लाइट मॉडल की तरफ काम करता है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है, जैसे आप वो देखते हो ना, सोना कॉमस्टार कंपनी को देखिए, या फिर जो एक और कंपनी नई लिस्टेड हुई है अभी, सेटबैक मेकाट्रॉनिक्स की कंपनी लिस्ट हुई है। तो पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू सी कि ऐसी कंपनियां, ये लोग क्या करते हैं, अपना पूरा डिजाइन पे काम कर लिया। जैसे वो सीडीएमओ कंपनी देखते हो ना आप, जहाँ पे वो लोग इनोवेटर्स होते हैं, वो लोग अपने प्रोडक्ट को बनाता है। और जैसे लॉरस लैब हो गया, एक्चुटास हो गया, इस तरह की कंपनियों को लाके कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और वो लोग बल्क में प्रोडक्शन करते हैं। तो वैसा ही कुछ आप मान लीजिए एथर करने की कोशिश कर रहा है। R&D इनका है, डिजाइन इनका पूरा है, इन्होंने डिजाइन डिजाइन बनाया, उसको थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दिया। जैसे मान लीजिए सर्वोटेक जैसी कंपनी है,
आप उसको देते हैं या नहीं देते, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कहने का मतलब क्या है, चार्जिंग को थर्ड पार्टी को दे दिया तो क्या हुआ, आपके बैलेंस शीट में कुछ दिक्कतें नहीं आई। आपको ईपीसी वाला काम कराना है जो आप थर्ड पार्टी को दे देते हो, आपकी आरओसी इंप्रूव हो जाती है। तो एथर कुछ उस मेथोडोलॉजी पे काम करता है। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये लोग अपना इन्होंने जो नंबर्स दिखाया है मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, तो यू विल फाइंड कि इनका जो बेसिकली जिस रेट पे ये लोग चार्जिंग इंफ्रा लगा रहे हैं ना, और दूसरा चीज ये होता है चार्जिंग सेशंस होते हैं। कहने का मतलब क्या है, कितनी तेजी से आप चार्ज कर रहे हो, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है व्हेन यू आर कंपेयरिंग विद द अमाउंट ऑफ चार्जिंग इंफ्रा दे आर बिल्डिंग। अल्टीमेटली अगर आप इसको फिल्टर करोगे तो आप ये समझ पाओगे कि जो इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है चार्जर का वो बढ़ रहा है। जो चार्जर्स है ना उसको जो कस्टमर्स है वो काफी तेजी से यूज कर रहे हैं। नेट क्या है बेसिकली, इनकी जो चार्जिंग वाली बिजनेस हो गई, स्टैंड अलोन बिजनेस समझ लीजिए, या फिर चार्जिंग इंफ्रा है, वहां पे इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अब वो जो इनका पूरा बिजनेस सेगमेंट है ना वो अभी एबिटा लेवल से पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे जैसे ये जो चार्जिंग सेशंस है वो और तेजी से बढ़ेंगे, तो वहां पे यू विल फाइंड कि इनका वो एक स्टैंड अलोन में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगा। और दूसरा चीज क्या होगा, इसका नेट नेट फायदा क्या है, फायदा अगर आपको समझना है आप एक डिफरेंट वे में समझिए। तो देखिए अब इनका चार्जिंग इंफ्रा बन गया है ना, इन्होंने इस चार्जिंग इंफ्रा को लेके बेसिकली टेक्नोलॉजी डेवलप की है। अगर मैं आपको उसका नाम बताऊं तो उसका नाम है लाइट इलेक्ट्रिक कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम, LECCS। ठीक है, तो ये सिस्टम इन्होंने बनाया है। अब इसकी क्या एक तरह से मान लीजिए इनका पूरा पेटेंट है, इसके ऊपर इन्होंने एक कंसोर्टियम बनाई है, उसको कहते हैं लीफ कंसोर्टियम। अब उसमें क्या है, ये एक तरह से चार्जिंग इंफ्रा का स्टैंडर्ड बन गया। आप मानिए ना, कोई सेक्टर है उसको डेवलप होना होता है, तो कोई तो स्टैंडर्डाइजेशन आएगा ना। जैसे मान लीजिए वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं, फिर हॉल मार्किंग चीज होती है आपकी जो ज्वेलरी वगैरह में, तो कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अब जो इनका लीफ कंसोर्टियम है उसको एक तरह से मान लीजिए पूरे इंडिया के केस में एक चार्जिंग इंफ्रा का एक स्टैंडर्ड बन गया है। तो आपको यहाँ से ये भी दिखता है कि कंपनी ये कैसे कर पा रहा है, बिकॉज वो अपने R&D पे काफी फोकस्ड है। और इससे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब सिंस इनका लीफ कंसोर्टियम बन गया तो बाकी जो ओईएम्स है वो लोग भी आके इसे टेक्नोलॉजी इसी मेथड को अडॉप्ट कर रही है। तीसरी चीज क्या है, इनका जो चार्जिंग इंफ्रा है ना वहाँ पे लगभग 18% जो यूजर्स हैं वो आपके अलग ब्रांड के यूजर हैं। आपको क्या दिखा, अगेन ब्रांड के आपको एक्सेप्टेंस दिख रहा है ना। अब मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी मतलब एक दूसरा ऐसा कस्टमर आ रहा है जो चेतक का ब्रांड यूज कर रहा है, तो कल को वो जो चार्जिंग इंफ्रा यूज करेगा उसको एथर के बारे में बाय डिफॉल्ट मालूम चलेगा, बिकॉज अब चार्जिंग इंफ्रा जो है वो चेतक मतलब एथर का यूज कर रहे हो ना। तो वैसा है, मतलब उससे क्या वर्ड ऑफ माउथ फैलेगा और ब्रांड इक्विटी और वहां से बढ़ेगी। तो ये इनके चार्जिंग इंफ्रा के बारे में हो गया। अगर आप FY26 देखोगे तो लगभग मान लीजिए 188,000 पूरे बाइक्स को सेल किया है, मतलब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रिट्जा मॉडल को, और जिनका 450 मॉडल है उसको सेल किया है। अब क्वार्टर फोर अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग मान लीजिए 88,000 पूरे इन्होंने स्कूटीज को सेल किया है। अब इनकी जो फैसिलिटी है, जो होसुर फैसिलिटी है, जो आपका सदर्न इंडिया में आता है, विजयनगर एम्पायर से निकला हुआ है, तो होसुर जो प्लेस है वहां पे इनका पूरा फैक्ट्री लगा हुआ है। अब उस फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कितनी है, लगभग 35,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो लोग पर मंथ बनाते हैं। अब डिमांड इनको इतना दिख रहा है, आपको इनके मार्केट शेयर कैप्चरिंग नंबर पे दिखता है, तो उससे क्या है उस फैक्ट्री को 3 शिफ्ट में काम करा रहे हैं। अब उससे क्या है लगभग 90% या 90-95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है वो। तो मान लीजिए कुछ 25-30 हजार के बीच में इनका पर मंथली वहां से प्रोडक्शन हो रहा है स्कूटीज का, मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए, तो आपको लगभग लगभग 88,000 के आसपास मिलेगा। तो ये फैक्ट्री से इनका रेड्जा मॉडल आ रहा है। अब जो इनकी एक और फैसिलिटी आ रही है जो ऑडिक ऑडिक फैसिलिटी है, जिसको ये लोग फैक्ट्री 3.0 कहते हैं। बेसिकली क्या है, औरंगाबाद फैसिलिटी है, औरंगाबाद इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो गया। अब औरंगाबाद जो प्लेस है वो क्या है, संभाजी नगर हो गया, आपकी जो शिवाजी एम्पायर से निकले हुए पूरी जगह हो गई। तो वहां पे इनका फैक्ट्री 3.0 आ रहा है। अब उस फैक्ट्री का अगर आप देखोगे ना, केपेक्स अगर आप देखिए, तो मैंने अभी आपसे बात किया जो होसुर फैसिलिटी है वहां पे लगभग 35,000 का आप पूरा प्रोडक्शन कर रहे हो। अब जो औरंगाबाद फैसिलिटी है वहां पे कितना प्रोडक्शन होने वाला है वहां पे अगर आप देखेंगे लगभग 45,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मंथ है। कहने का मतलब क्या है, 35,000 में 45,000 जोड़िए, 100% के ऊपर आपका ग्रोथ आ गया ना। तो आप देखिए कंपनी जो है अपना, अब ये जो बेसिकली आप पूरा ये जो फैसिलिटी देख रहे हो ना औरंगाबाद वाली फैसिलिटी है, इसका पर्पस क्या है, यहाँ से ये लोग कौन सी व्हीकल्स बनाएंगे। यहाँ पे नेट नेट ये लोग देखेंगे ना, आपका जो ईएल प्लेटफॉर्म है उसको पूरा अडॉप्ट करेंगे और मास स्केल पे बनाएंगे, जो वो होता है ना फॉर्ड मेथड ऑफ पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो उसको मास मेथड पे बनाएंगे, मास प्रोडक्शन करेंगे वहां पे और उसको सेल करेंगे पूरे कहाँ पे, आपकी जो नॉर्थ इंडिया होगी मार्केट, रेस्ट ऑफ इंडिया वाली मार्केट है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जो औरंगाबाद फैसिलिटी है वो आपकी महाराष्ट्र में आ रही है। महाराष्ट्र आपके रेस्ट ऑफ इंडिया को टारगेट करने में हेल्प करेगा, तो वहां से आपके लॉजिस्टिक्स वगैरह की कॉस्ट इंप्रूव हो जाएंगे, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। और बताऊं आपको चीजें, तो इस फैसिलिटी में क्या किया इन्होंने, जो पुराने लर्निंग्स है उसको यहाँ पे चीजों को लेके आ रहे हैं। जैसे मानिए ना, जो ऐसे वो ईएल प्लेटफॉर्म है, पहला चीज तो वो है बैटरियों में ये लोग LFP टेक्नोलॉजी पे चले गए हैं। तो होता है लीड लीड वाली बैटरी है उसको यूज कर रहे हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट करके जो बैटरी है उसको यूज कर रहे हैं। इसके बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है पिछले क्वार्टर की वीडियो में। तो उस बैटरी को यूज करेंगे। फिर आपकी जो एंटी ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है जिसके ऊपर बड़ी गाइडलाइन आ रही है, जो आपकी पूरी जो
ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है ना, वहां से गाइडलाइन आ रही है कि एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए। तो उसको मिमिक करता हुआ इन्होंने एक अपना पूरा टेक्नोलॉजी बनाया है, उसको वहाँ पे यूज करेंगे। फिर आपकी एंटी स्किड सिस्टम हो गया और बाकी चीजों को यूज करेंगे, व्हील्स को ऑप्टिमाइज किया है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इनकी औरंगाबाद फैसिलिटी से आने वाली है। अब ये फैसिलिटी जो है वो कब आएगा, वो आपका आएगा मान लीजिए Q3 के अंदर। वो मतलब मोटा मोटी वो आपकी जो ईएल प्लेटफॉर्म का लॉन्च है ना उसके आसपास ही आने वाला है। अब मैंने अभी आपसे बात किया कि लगभग 45,000 की वहां से प्रोडक्शन होनी है। तो प्रोडक्शन होनी है, प्रोडक्शन आपको पता है कि मतलब रैम्प्स में होता है, मतलब फेज 1 फेज 2 अलग अलग स्टेजेस में प्रोडक्शन होगी, फिर उसकी रैंपिंग अप होगी। तो कंपनी वही कहता है कि Q3 के अंदर हमारा ये बेसिकली प्लांट आ जाएगा। अब उसके ऊपर प्रोडक्शन कैसे होगा, तो प्रोडक्शन मान लीजिए रैंप अप जो होना है वो आपको Q4 ऑफ FY27 में होगा। तो यहाँ पे आपको ये लग सकता है कि क्या इनकी कैपेसिटी तो ऑलरेडी पूरी 90% 100% पे चल रही है, तो क्या आने वाले 3 क्वार्टर में ग्रोथ ग्रोथ आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी देखिए, अभी मैंने बात किया कि इस पर्टिकुलर ईयर में इन्होंने कितना ग्रोथ किया है। मतलब अगर मैं आपको पूरा 9 मंथ्स का डेटा बताऊं तो कितना 150 170 आसपास इन्होंने पूरा प्रोडक्शन किया है। तो अगर आप नेट नेट इसके बेस पर अगर आप इनका निकालोगे ना, मतलब अगर मैं 95% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी लेके चलूँ, तो यू विल फाइंड कि आराम से ये कंपनी, मतलब अगर रैंप अप उतना तेजी से नहीं भी होता है तो भी ये लोग 50% के ऊपर आराम से ग्रो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड की इंडस्ट्री में कोई दिक्कतें ना आ जाए। तो ये पूरा इनका केपेक्स के बारे में एग्जैक्ट नंबर जो है वो आप मैच कर सकते हो इनके पीपीटी से। तो ये पूरा केपेक्स के बारे में हो गया। अब चलिए बात करते हैं फाइनली हम लोग इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो देखिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप देख ही रहे हो, कई सारे क्वार्टर से काफी तेजी से ये लोग ग्रो कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको पीपीटी से दिखा देता हूँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, और डीपन किया है यहाँ पे, और नए स्टोर्स खोलेंगे जहां जहां इनको प्लेसेस दिखेगा, तो वहां पे ये लोग स्टोर को ओपन करने की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इनका पूरा ग्रॉस मार्जिन है ना, और जो एबिटा मार्जिन है वो पॉजिटिव जो हो रहा है, मतलब जो इनका लॉसेस है वो कम कैसे हो रहा है एबिटा लेवल्स पे, उसका काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो जो आप देखते हो ना, जो इनका बेसिकली R&D वाला पार्ट हो गया, उससे लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कंटिन्यूसली घटा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि FY26 में ओवर द FY25 भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 9% का वहां पे भी डिक्रीमेंट है। अब ये डिक्रीमेंट आया कैसे है, तो मैंने आपको कुछ पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जैसे वो बैटरीज वगैरह में उन्होंने चीजें बदली हैं, कुछ R&D वाला काम किया है। बट यहीं पे अगर आप चीज देखोगे ना, तो यहीं पे थोड़े से हम लोग इनके जो कंसर्न्स या फिर जो सेक्टर के हेडविंड चल रहे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे एक जो मेजर हेडविंड है, तो अभी आप देख ही रहे हो जैसे पूरा मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, तो सबसे बड़ा जो हेडविंड पूरे सेक्टर के लिए आ रहा है वो आप देख रहे हो रॉ मटेरियल के प्राइस का इंपैक्ट हो गया ना। तो उसको अगर समझाने के लिए आपको सो लेट्स गो, तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या चीजें हमको इम्पैक्ट की है। तो ये जो आपने ये देखा कि जो लिथियम आयन की बैटरी की प्राइसेस हो गई वो ऑलमोस्ट डबल सी हो गई है। और उसके बाद अगर आप देखते हो ना, जैसे एल्यूमिनियम हो गया उसकी प्राइसेस डबल हो गई है। फिर आपकी जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं, जहाँ पे वो डिस्पोरियम और नियोडायनेमियम इस तरह के कंपाउंड्स वगैरह यूज करते हैं, उसकी सप्लाई आप देखते हो चाइना यूएस की वॉर चल रहे हैं, उसके कारण जो पूरी इन्वेंटरी डी स्टॉकिंग हो गई है। कहने का मतलब क्या है, नई सप्लाईज आ नहीं रही है उसके लिए। फिर आपकी जो मेमोरी चिप्स वगैरह होती हैं आपकी, जो अगेन यूएस चाइना वाली जो वॉर का पूरा यूएस चाइना का जो क्राइसिस चल रहा है उसके कारण आपकी पूरी चिप की सप्लाई है उसमें दिक्कतें आ गई हैं। तो अल्टीमेटली कंपनी करता करता क्या है इन सभी चीजों के लिए, उसके लिए क्या है, नए नए सप्लाई चेन्स की तरफ जाने की बात करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। बट अगर आप नेट नेट देखोगे ना, तो कंपनी का जो पूरा गाइड, मतलब जो कंपनी कहता है कि अल्टीमेटली इस चीजों का इम्पैक्ट क्या आने वाला है, तो कंपनी यही कहता है कि जैसे अभी देखिए Q4 के अंदर भी आप देखेंगे थोड़ा इम्पैक्ट आया है। और जो Q1 है आप देखिए ना, जितनी भी हम लोग कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे, तो वहां पे भी एक कॉमन नैरेटिव है अक्रॉस द सेक्टर अलग अलग कंपनी में, कि जो Q1 होगा वहां पे आपको जो इम्पैक्ट है ना, जो पूरी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी सभी कंपनियों की, वर्किंग कैपिटल स्ट्रेच होने वाली है, आपकी थोड़ी सी रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस है वो काफी फ्लक्चुएट कर रही है, तो उससे थोड़े मार्जिन में प्रेशर आने वाला है। तो एथर को जब आप देखते हो ना, तो Q1 आपको दिखेगा कि वहां पे थोड़ा सा मार्जिन में इशू आने वाला है। तो कंपनी उन चीजों के बारे में बात करती है। बट हैविंग सेड दैट थिंग, कंपनी कंटिन्यूसली मार्केट से कैप्चर कर रहा है। उसके बाद देखिए कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। एक तो मैंने बात किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो रहा है। दूसरा क्या आप देख रहे हो ना, Q4 कितने तेजी से इनके फैक्ट्री का स्वेटिंग हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो उसके कारण क्या आपको स्केल का एडवांटेज मिलता है, वहां से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो इन सभी चीजों के कारण इनको पूरा आप ये समझिए ना, पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। तो ये सारे कुछ कारण हो गए। अब देखिए एक और यहीं पे एक और छोटी सब्सिडीज वगैरह के बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप देख रहे हो जो PM-E-ड्राइव स्कीम है, वहां पे सब्सिडीज कम की जा रही है। तो अब यहीं पे आप एक और इस कंपनी का मोड समझ लीजिए। तो इस कंपनी को क्या है, ये ऑलरेडी प्रीमियम सेगमेंट में काम करता है, इनके पास प्राइसिंग पावर होती है। कहने का मतलब क्या, अभी जैसे देखिए इतने समय में कमोडिटी साइकिल्स में बहुत फ्लक्चुएशन आए हैं, तो एथर ने क्या किया है, उस प्राइसेस को कस्टमर को पास ऑन किया है। लगभग मान लीजिए 4 या 5 हजार रुपए के 2-3 हजार के प्राइसेस को इंक्रीज किया, उसको कस्टमर को पास ऑन किया। दिस इज अनदर रीजन जिसके कारण इनका जो मार्जिन है ना वो इनका इंप्रूव हो रहा है। अगर मान लीजिए वो प्राइसेस पास ऑन नहीं करते तो आपको मार्जिन में हिट लेना पड़ता ना अपना। अब यहीं से अगर आगे एक और पॉइंट कनेक्ट होता है, तो जब ये कंपनी आपका ईएल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा तो आपके प्रीमियम से आपकी मास मार्केट की तरफ जाएगा। तो वहां पे भी इनको जो इनकी प्राइसिंग है ना, सीसी ऑलरेडी थोड़ा प्रीमियम टच है, तो वहां पे भी अपनी प्राइसिंग को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो वो आपको दिखना पड़ेगा इस कंपनी के केस में। तो ये भी आपको बताता है कंपनी कैसे आगे बढ़ रही है। अगर मैं आपको फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो इनका जो पूरा एबिटा मार्जिन है कैसे पूरा इंप्रूव हो गया है। और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे ना, तो लगभग मान लीजिए 20
परसेंटेज पॉइंट का पूरा इंप्रूव हुआ है। और FY26 जो इन्होंने एंड किया लगभग 6.7 के नेगेटिव मार्जिन पे कंट्रोल किया है। तो अभी आप यहाँ से ट्रेजेक्टरी अगर इनकी कंटिन्यू रहती है और ऐसा ही स्केल अप होता है, तो आप देख सकते हो कि कंपनी का आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जो इनका EBITDA है वहाँ पे ये लोग पूरे पॉजिटिव होने की राह पे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये जो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो कि ये जो कंपनी कहता है कि इनकी केस में जो नियर टर्म हेडविंड्स रहेगी, तो कंपनी काफी क्लियरली इस चीज को कहता है। तो जब आप अपकमिंग क्वार्टर देखोगे ना, जब Q1 इनका आएगा, तो वहां पे आप ये चीज देखेंगे, इनके मार्जिन में आपको देर से हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्जिन में वहां पे आपको हिट दिखेगा। जैसे आप वो देखते हो ना, जैसे अभी हमने आर काबिल को डिस्कस किया था, और जैसे अभी किया इंडस्ट्री के भी रिजल्ट आए हैं, और अभी जैसे ट्रांसफॉर्मर्स कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं, तो सब केस में आप देख रहे हो कि मार्जिन में सभी कंपनियों को हिट मिल रहा है। तो वो चीज हमें देखनी पड़ेगी इस कंपनी के केस में भी। और जो EL प्लेटफॉर्म है, जो अभी हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया कि ये लोग लॉन्च करने वाले हैं अपने Q3 के बाद में। अब ये यहाँ पे कुछ चीजें बता रहे हैं ये लोग, यहाँ पे ये लोग अपने EL प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, एक लोगों का ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या EL प्लेटफॉर्म सिर्फ मास मार्केट में काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। तो EL प्लेटफॉर्म जो है ना, वो एक ऐसा एक तरह से प्लेटफॉर्म है, इसको आप रिट्जा मॉडल के लिए भी यूज कर सकते हो, और उसको आप अपने EL प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर सकते हो। अब यहीं पे कनेक्टेड पॉइंट ये आता है कि जब मान लीजिए आप EL प्लेटफॉर्म को अपने रिट्जा मॉडल के लिए यूज करोगे, तो क्या जो पुराना प्रोडक्ट है आपका रिट्जा वाला, क्या उसको कैनबलाइज करेगा? तो यहाँ पे आपको समझना ये पड़ेगा कि ये जो कैनबलाइजेशन है ना, ये एक पॉजिटिव कैनबलाइजेशन है। कहने का मतलब क्या है, जो आपका रिट्जा का नया प्रोडक्ट मान लीजिए EL प्लेटफॉर्म पे आता है, तो क्या होगा, एक तो पहली बात तो है वो इसका एक अलग नया वेरिएंट आएगा, उसकी प्राइस पॉइंट अलग होगी। तीसरी चीज क्या है, जो उनका नया प्रोडक्ट आएगा ना, वो एक बेटर मान लीजिए प्लेटफॉर्म की तरफ बन के आ रहा है ना, तो उसमें क्या, उसमें जो कॉस्ट एडवांटेज हो गया, आपको जो मटेरियल यूज किया गया वो बेटर मटेरियल यूज किया गया है, आपको जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपको कम मिलेगा ना। तो नेट क्या है, आपका जो कैनबलाइज मतलब ये आप ये समझ लीजिए ना, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन यूज किया जा रहा है आपके रिट्जा प्रोडक्ट को ऑलरेडी बनाने के लिए। और इसके बाद भी क्या है, एक्चुअली कैनबलाइजेशन का पॉइंट सही इसलिए नहीं है, बिकॉज आप देखिए दोनों का जो मार्केट सेगमेंट है वो अलग अलग है। एक प्रीमियम मार्केट सेगमेंट में काम करता है, एक आपका मास मार्केट के लिए काम करता है। ये कुछ वैसे हो गया ना, जैसे आप मान लीजिए नैनो को आप थार से कंपेयर करने लग गए हो, तो दोनों का कैनबलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, दोनों अपने 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 जो उनका कस्टमर सेगमेंट है वही अलग है। तो कुछ उस तरह से आपको समझना है, इन्हें कैनलाइज तक हो गया है, फिर जो आप एथर है आप कंसीडर कर रहे हो, आपके पास ये ऑप्शन लेके चल रहे हो, बट उसी में अगर आप प्रेफरेंस देखोगे, तो प्रेफरेंस मतलब कि मैं एथर को खरीदूंगा और दूसरे प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगा, तो वो बता रहा है कि 50% वहां पे इंक्रीज हुई है। तो नेट क्या है कि ये आपको स्लाइड आपको ये दिखा रही है कि इनकी जो ब्रांड इक्विटी है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। और फाइनली अगर मैं इनका Q4 के नंबर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो नंबर्स आपको दिख ही रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे पूरा से एक्सप्लेन कर दूं, तो आप देखिए व्हीकल्स वगैरह आपको दिख रहा है कि पूरा जो इनका रेवेन्यू है लगभग मान लीजिए 63% पे डिक्रीज हुआ है। और इनके मार्जिन वगैरह के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया। अब हम लोग कुछ और बचे हुए पॉइंट्स देख लेते हैं। इथर के पूरे कंक्लूड करूं तो आप देखेंगे इनका जो पूरा इन्वर्टेड पिरामिड वाला स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब क्या है, प्रीमियम सेगमेंट में लोग ज्यादा काम करते हैं, और आपका जो मास सेगमेंट है वहां पे काम नहीं करते। वो एक तरह से इनके लिए पूरा एक मोट बनता हुआ दिख रहा है कि भविष्य में जो इनका टाइम है वो आपका एक्सपांड होगा, मार्केट से कैप्चर करने की काफी हाई प्रोबेबिलिटी है आने वाले क्वार्टर्स में भी। बट हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, आप ये देखिए ना, जब आप इनका नेक्स्ट क्वार्टर का नंबर देखोगे ना, तो वहां पे अगर आपको मार्जिन में कोई थोड़ी सी हिट दिखे, तो आप उसको लेके कंसर्न नहीं होना है, मैनेजमेंट ने उसको ऑलरेडी गाइड किया हुआ है। और वैसे भी आप देख रहे हो ना कि पूरा इंडस्ट्री में ये वाला मार्जिन का भी इशू चल रहा है, खास करके पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में। तो देखते हैं नंबर कैसे आते हैं। इस क्वार्टर के नंबर से इन्होंने काफी स्ट्रॉन्गली फिनिश किया है। पूरा FY26 में देखेंगे तो पूरा एक ब्रेक थ्रो ईयर की तरह से रहा है एथर के केस में। लेट्स होप कि आने वाले क्वार्टर में भी एथर ऐसा कंटिन्यू करते रहे। विल कीप ऑन डिस्कसिंग अनदर बिजनेस। थैंक यू वेरी मच, लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।